कुर्स्क में रूसी सेना का ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड पर किया गया हमले में यूक्रेन का लेपर्ड 2 टैंक तबाह हो गया। यूक्रेन के 21 सैनिकों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। तो यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड पर हमला किया गया जिसमें 21 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। और वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की यात्रा के दौरान हमले में रूस यूरोप को महासंग्राम के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। कीर स्टारमर रूस के हमले में बाल बाल बचे हैं। रूस के इन हमलों के बाद यूरोप के कई नाटो सदस्य देशों के एटमी बेस पर सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। फाइटर जेट और बॉम्बर को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। माना यह जा रहा है कि यूरोप के देश रूस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इन हमलों से बचने के लिए रूस ने क्या एटमी व्यूह रचना की है और जंग कैसे यूरोप में फैल सकती है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन करीब है और ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कीव का दौरा किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ स्टारमर ने युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, सैनिकों के स्मारक पर फूल चढ़ाए। इसके साथ ही ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच 1 शताब्दी का सहयोग समझौता हो गया, यानी अब अगले 100 साल तक यूक्रेन को ब्रिटेन से मदद जारी रहेगी। स्टारमर ने कीव में बड़े गर्व के साथ इसका ऐलान किया। स्टारमर ने कहा है कि यूनाइटेड किंगडम 2025 में यूक्रेन को 31,700 करोड़ रुपए के हथियार देगा। इसके साथ ही यूक्रेन को 23,255 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाएगा। इस समझौते के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ड्रोन वॉरफेयर के कुछ अहम हथियार स्टारमर को दिखाए और इसी दौरान पुतिन ने कीव पर धावा बोल दिया। कीव में एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंजने लगे। कीव पर रूस ने 2 ड्रोन हमले किए। रूस का ड्रोन कीव के प्रेसिडेंशियल पैलेस के नजदीक पहुंच गया। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। ड्रोन का मलबा गिरने से सेंट्रल कीव के करीब एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया और आग लग गई। इसके अलावा एक कार भी ड्रोन का मलबा गिरने से खाक हो गई। रूस के हमले से यूक्रेन को 18 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल 9 करोड़ रुपए की आती है। यूक्रेन को 2 मिसाइल फायर करनी पड़ी। लेकिन रूस के इस हमले को यूक्रेन पर नहीं बल्कि ब्रिटेन के पीएम पर हमला माना जा रहा है। रूस ने प्रेसिडेंशियल पैलेस पर उस वक्त हमले की कोशिश की जब स्टारमर सेंट्रल कीव में मौजूद थे। ब्रिटिश पीएम पर हुए जानलेवा हमले से पूरे यूरोप में एटमी संकट खड़ा हो गया है। नेटो ने अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल बेस को वॉर रेडी कर दिया है। रूस के करीब नाटो के 2 मिसाइल बेस हैं। पहला है रोमानिया का देवेसुलू बेस, जहां लॉन्ग रेंज मिसाइलों को वॉर रेडी कर दिया गया है। इस बेस पर अमेरिका की लॉन्ग रेंज अटैक MS मिसाइल तैनात है। इसके साथ ही यहां लॉन्ग रेंज टॉमहॉक मिसाइलें भी तैनात की गई हैं। रूस के करीब नाटो का दूसरा मिसाइल बेस है पोलैंड का रेज़िकोवो। यहां एजिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम वॉर रेडी कर दिया गया है। यहां लॉन्ग रेंज हार्पून मिसाइल तैनात की गई है। इसके साथ ही रूस पर हमले के लिए TOW मिसाइल भी तैनात है।
इसके अलावा यूरोप में नाटो के न्यूक्लियर बेस पर भी सैन्य हलचल बढ़ गई है। यूरोप में नाटो के 8 से ज्यादा न्यूक्लियर बेस हैं, लेकिन कीव पर हमले के बाद नीदरलैंड्स के वोल्केल एयरबेस पर फाइटर जेट स्क्रैम्बल किए जाने की रिपोर्ट है। इसके साथ ही बेल्जियम के क्लेन ब्रुगेल एयरबेस पर भी सैन्य गतिविधि तेज हुई है। जर्मनी के बुशेल एयरबेस पर भी फाइटर जेट की आपात उड़ान की रिपोर्ट है। इन सभी बेस पर अमेरिका के 50 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जिन्हें फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। न्यूक्लियर बेस पर सैन्य हलचल बढ़ने के साथ ही बाल्टिक देश, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, इनके अलावा पोलैंड, जर्मनी और नॉर्डिक में स्वीडन सहित नॉर्वे ने अपने 100 से ज्यादा फाइटर जेट युद्ध के लिए तैयार कर दिए हैं। नेटो की तैनाती को देखते हुए रूस की तीनों सेनाओं ने आपात स्थिति से निपटने के निर्देश जारी कर दिए हैं। रूस के कई सांसद और जनरल ब्रिटेन को लगातार मिसाइल हमलों की धमकी दे रहे हैं, लेकिन कीव पर ड्रोन हमलों के बाद ये भयावह सच वास्तविकता की तरफ बढ़ने लगा है। नेटो की मिसाइल तैनाती को देखते हुए रूस ने भी यूरोप की घेराबंदी तेज कर दी है। पुतिन ने अपने मिसाइल बेस, एटॉमिक बॉम्बर और नेवल न्यूक्लियर फ्लीट की व्यूह रचना पूरी कर ली है। रूस की आईसीबीएम सरमत, यार्स और ओरशनी को हमलों के लिए तैयार रखा गया है। रूस के 12 आईसीबीएम बेस पर स्पेशल अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन 12 बेस पर रूस की 312 आईसीबीएम तैनात है। इसके साथ ही एंगल से बेस पर रूस के 25 न्यूक्लियर बॉम्बर्स को वॉर रेडी रखा गया है। इन बॉम्बर्स पर 50 KH-55 SM क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। इन सभी मिसाइलों में 2 किलोटन के न्यूक्लियर वॉरहेड लोड किए गए हैं। इसके साथ ही नॉर्दर्न नेवल फ्लीट को नॉर्थ सी में तैनात कर दिया गया है। इस नेवल फ्लीट के युद्धपोतों पर जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात हैं। इन मिसाइलों में 4 से 8 किलोटन के न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए गए। कीव पर हुए 2 ड्रोन हमलों से महासंग्राम की चिंगारी भड़क उठी है। हालांकि रूस ने कहा है कि यूक्रेन के साथ 100 साल का सहायता करार करने वाले ब्रिटेन से उसकी दुश्मनी है। रूस ने ब्रिटेन को ऑल टाइम एनिमी घोषित कर रखा है और यूक्रेन से हुए करार के बाद बदला लेना उसका मकसद है। इसीलिए रूस ने कहा है कि यूरोप के बाकी देश इस जंग में ना उलझे तो बेहतर। लेकिन ब्रिटेन पर हमले हुए तो नेटो को नियम के मुताबिक जंग में उतरना होगा और इसी के साथ तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर आ रही है, सुत्जा में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर दागी गई मिसाइलें Su-25 फाइटर जेट से बमबारी की गई है। सुत्जा में रूसी सेना का ये बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर मिसाइलों की बौछार की गई है। कई मिसाइलों से एक साथ हमले किए गए हैं। यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध और युद्ध विराम के लिए हो रही कोशिश के बीच नाटो देश मिलकर एक सी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और जिसमें ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद भी युद्ध चलता रहेगा। यानी कोशिश में है कि अगर ट्रंप नाटो से हटते भी हैं तो बाकी के देश मिलकर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे और ट्रंप को मदद के लिए मजबूर कर देंगे। तो वहीं रूस के साथ बेलारूस को भी इस जंग में उतरने पर मजबूर कर देंगे। क्या है नाटो की रणनीति, देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन में अब ज्यादा वक्त नहीं रहा। ये वक्त घंटों में कट जाएगा और यही वक्त यूक्रेन रूस की जंग का भविष्य तय कर देगा।
विश्व में खुले जंगी मोर्चे का मुख्य केंद्र उसी दिन सबसे ज्यादा हलचल से गुजरेगा। तय कार्यक्रम बदलेंगे, चलते रहेंगे या नए कदम उठाए जाएंगे। ट्रंप के एक हस्ताक्षर के बाद सब मिशन मोड में होगा। तो क्या ट्रंप रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन के मददगार बन जाएंगे या फिर शांति समझौते की दिशा में वो अहम कदम उठाएंगे? सवाल दो है, लेकिन दोनों सवालों के जवाब कई विकल्प खोलते हैं। इसमें पहले सवाल पर सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन दूसरे सवाल के जवाब में खुले विकल्प हर मोर्चे पर ऐसी जंग के संकेत दे रहे हैं जिसके केंद्र में ट्रंप तो नहीं होंगे, लेकिन वो यूक्रेन को जारी मदद भी नहीं रोक पाएंगे। जब ट्रंप लेंगे शपथ, जंग होगी जबरदस्त। नेटो होगा यूएस विहीन, यूके का बदलेगा सीन। दरअसल अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही रूस यूक्रेन के मोर्चे पर एक ऐसा प्लान एक्टिवेट हो जाएगा जिसमें ट्रंप की भूमिका यूरेशिया में शांति स्थापना की होगी। लेकिन इस शांति स्थापना की कोशिश को यूरेशियन देश उस दिशा में मोड़ रहे हैं जहां ट्रंप की कोशिश पर पानी फिर जाएगा। इस प्लान के तहत ट्रंप के लिए नेटो के सहयोगियों ने ही व्यूह रचना कर ली। और प्लान यह है कि ट्रंप की शपथ लेते ही रूस के खिलाफ जंग छेड़ दी जाए। इस फैसले का ट्रंप विरोध करेंगे तो अमेरिका नेटो के बाहर हो जाएगा। इस स्थिति में नेटो के लिए रूस के खिलाफ जंग आसान हो जाएगी। और अगर ट्रंप नेटो में ही रहते हैं तो ट्रंप सैन्य मदद बंद नहीं कर पाएंगे। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि नेटो के यूरोपियन पार्टनर्स ने इस फैसले के तहत कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं, जिसमें यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में जंग की तैयारी के लिए सैन्य अभ्यास और पूर्वी क्षेत्र में सेना की तैनाती का खाका तैयार हो चुका है। इसके अलावा कई देशों ने इस दिशा में आगे बढ़ने का खुले तौर पर ऐलान कर दिया है। हालांकि तैनाती पीस कीपिंग फोर्स के रूप में होगी, लेकिन रूस के लिए यह नेटो की ही तैनाती मानी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में शांति सेना के रूप में लिथुआनिया, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे के सैनिक होंगे, तो वहीं इन्हें लीड करेगी ब्रिटेन की आर्मी। यानी ट्रंप के रूस को लेकर नर्म रुख ने यूरोपियन देशों में एक ऐसा माहौल बना दिया है जो अमेरिका के बिना उन्हें लाचार होने का एहसास करा रहा है। लेकिन वो साबित करना चाहते हैं कि यूरोपियन देश लाचार नहीं है, वो अमेरिका के बिना भी संयुक्त रूप से फैसला ले सकते हैं। वो रूस जैसे शक्तिशाली देश से खुद टकरा सकते हैं। प्रश्न यह है कि अब स्थिति क्या होगी? अमेरिका विहीन नेटो के सदस्य क्या करना चाहते हैं? पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर वो कैसे रूसी फोर्स से मुकाबले की तैयारी में हैं? उनकी पोजीशन क्या होगी? और ये शांति सेना युद्ध के लिए ही यूक्रेन में उतरेगी? इसका संकेत क्या है? जवाब आपको चौंका देगा। ट्रंप के बिना रूस के खिलाफ युद्ध में नाटो देश उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इस तैयारी के तहत यूक्रेन के उस पूर्वी क्षेत्र में ये सेना तैनात होगी, जिसके बाद रूस के कब्जे वाला क्षेत्र शुरू होता है। इसमें फ्रंट लाइन नीपर नदी का एक किनारा होगा जहां सेनाएं तैनात होंगी।
इसी क्षेत्र से रूस के नियंत्रण वाले हिस्से में तैनात रूसी सेना को पीछे की तरफ धकेलने की रणनीति बनाई गई है और इस प्लान के एक्टिवेशन का सबूत है इस समय यूक्रेन में नाटो सेना का दखल, जिसके तहत पोलैंड में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं और इस तैनाती का मकसद है यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में जारी नाटो सेना की ट्रेनिंग, जिसमें फ्रांस की मुख्य भूमिका है। यहीं से नाटो सेना पूर्वी यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर तैनात होगी और फ्रंट लाइन से रूस के खिलाफ हमले होंगे, जिनमें टारगेट वो हिस्से होंगे जिन पर रूसी सेना का कब्जा है। इसमें क्रीमिया भी शामिल है। नेटो की सेना यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में अभ्यास कर चुकी है। जिसके बाद ड्रोन ऑपरेटर्स और साइबर सैनिकों की ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले यूक्रेन की मदद के लिए अलग अलग स्तर पर तैयारी होने के संकेत भी मिल रहे हैं। फ्रांस सैनिकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है। फ्रांस मिराज 2000 की डिलीवरी भी देने जा रहा है। ब्रिटेन यूक्रेन में सेना भेजने की तैयारी में जुटा है। ब्रिटेन जंग को कीव से ऑपरेट करने की तैयारी में है। इटली यूक्रेन गुट की बैठक कराने की तैयारी में है। नीदरलैंड्स ने यूक्रेन को $2.70 करोड़ की मदद का ऐलान कर दिया है। नॉर्वे ने यूक्रेन को 5 F-16 देने पर सहमति जताई है। इसका साफ मतलब है कि भले ही ट्रंप शांति स्थापना की दिशा में आगे बढ़े, लेकिन नेटो जंग को भड़काने की तैयारी में जुट गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूस की तरफ से कोई तैयारी नहीं है। इस तैयारी की भनक लगते ही बेलारूस ने भी मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। जिसमें यूरोपियन सेना की सीमा पर मौजूदगी को खतरा मान लिया गया है और ये खतरा बेलारूसी सुरक्षा परिषद के राज्य सचिव ने खुद जताया है। बेलारूस के सीमावर्ती क्षेत्र पर यूरोप कब्जे की तैयारी में है। कथित शांति सेना तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रबंधन के लिए पोलैंड में कमांड रूम है। इसके अलावा रूस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें बताया गया है कि नेटो के पूर्वी हिस्से में कई देशों के हथियार तैनात कर लिए गए हैं। वो विमान से रूस की निगरानी कर रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन के करीबी ने नेटो को अब डायरेक्ट चेतावनी भी दे दी। सांसद अलेक्सी जुरावलियोव के अनुसार क्रेमलिन की न्यूक्लियर मिसाइल ब्रिटेन को समुद्र में डुबा सकती है। रूस तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में संकोच नहीं करेगा। मतलब साफ है कि यूरोप ने अगर शांति समझौते में खलल डाली या युद्ध छेड़ा तो जवाबी हमला न्यूक्लियर विनाश होगा। हालांकि ये कार्रवाई रूस को उकसाने की भी हो सकती है, लेकिन पुतिन ने इस कार्रवाई के खिलाफ बेलारूस से मुहाना खोलने की तैयारी भी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका में ट्रंप की ताजपोशी को अब 62 घंटों से भी कम का वक्त रह गया है, लेकिन उससे पहले मॉस्को से आई एक खबर ने अमेरिका के साथ साथ पूरे पश्चिमी देशों की चिंताएं भी बढ़ा दी है, क्योंकि रूसी धरती पर ईरान और रूस के बीच हुई है सीक्रेट एंड डील। वो डील जिसने मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरे यूरोप और यूक्रेन में बढ़ा दी है टेंशन। महायुद्ध की टेंशन से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। मॉस्को से आई ये तस्वीर बड़ा मैसेज है अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए, जो लगातार ईरान और रूस के खिलाफ जंग को हवा दे रहे हैं। ये वो मैसेज है जिसने साफ कर दिया है कि अब यूक्रेन में रूसी हमले और तेज होंगे। ये अमेरिका को सीधी वार्निंग है कि अगर उसने ईरान की तरफ आंख उठाई तो मॉस्को की मिसाइल का मुंह सीधा न्यूयॉर्क की तरफ घूम जाएगा।
एक तरफ अमेरिका में ट्रंप की ताजपोशी में 3 दिन का वक्त बचा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले मॉस्को में रूस और ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ी सैन्य डील पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान 17 जनवरी को मॉस्को पहुंचे, जहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जहां दोनों के बीच मिडिल ईस्ट और रूस यूक्रेन जंग की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो मॉस्को में रूस ईरान के बीच रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर हुए। वहीं दोनों ही देशों ने रणनीतिक साझेदारी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। साथ ही सैन्य हथियारों को लेकर भी बड़ी डील होने की बात कही जा रही है। रूसी और ईरानी राष्ट्रपति की इस मुलाकात से पेंटागन में टेंशन का मीटर अप है। दरअसल अमेरिका और यूरोपीय देशों को इस बात का शक है कि संधि के तहत रूस ईरान को एटमी तकनीक दे सकता है। वहीं ईरान रूस को भारी मात्रा में ड्रोन और शॉर्ट रेंज मिसाइलों की सप्लाई कर सकता है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान पर रूस को ड्रोन और मिसाइल सप्लाई करने के आरोप लगाए हैं। इससे पहले भी ये बात कही जाती रही है कि ईरान लगातार यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। हालांकि ईरान हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है। ईरान लगातार अपने परमाणु मिशन को पूरा करने में लगा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल उसके रास्ते का रोड़ा बने हैं। ऐसे में रूस के साथ सुरक्षा समझौते से ईरान में न्यूक्लियर मिशन को मजबूती मिलने के आसार हैं। दरअसल पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन में जीत का परचम लहराना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में अमेरिका और नेटो देश चट्टान की तरह खड़े हैं। यही वजह है कि अब पुतिन ने भी रणनीतिक तौर पर अमेरिका और यूरोपीय देशों की घेराबंदी शुरू कर दी है। रूस उन सभी देशों को अपने साथ ला रहा है जो कहीं न कहीं अमेरिका के खिलाफ है। पुतिन ने उत्तर कोरिया, चीन, बेलारूस जैसे देशों को अपने साथ जोड़कर पश्चिमी देशों को साफ संदेश दिया है कि वो पुतिन की ताकत को कम आंकने की गलती बिल्कुल ना करें। उधर ईरान भी लगातार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करने में लगा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए उसने समंदर में अपनी तीसरी आंख को उतारा, जिसका नाम है ज़ाग्रोस। ये ईरान का पहला सिग्नल इंटेलिजेंस शिप है जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, इंटरसेप्टर और अन्य साइबर इंटेलिजेंस से लैस है। यानी दुश्मन की हर हरकत पर इसकी नजर रहेगी। उधर नेगेव रेगिस्तान में इजरायली सैन्य बेस पर विस्फोट की खबर सामने आई, जिसमें ईरान के हाथ होने की बात कही जा रही है। बताया गया है कि दक्षिणी लेबनान में जब्त किए गए हथियारों में अचानक विस्फोट हो गया। इस घटना में ईरान का नाम बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने लेबनान में सीज किए गए हथियारों को बारूद से लैस कर दिया, ठीक उसी पेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जो इजराइल ने ईरान में किया था। सवाल यह है कि रूस ईरान के बीच संधि क्या महायुद्ध की चिंगारी तो नहीं फैलाने वाली? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर है, एंगिल्स बेस को यूक्रेन ने फिर से किया है टारगेट। बेस पर मौजूद ऑयल डिपो में धमाका हुआ है। ऑयल डिपो पर फिर से आग भड़क गई। बीते 10 दिन से धधक रहा है एंगिल्स ऑयल डिपो। और बीते 10 दिनों से ज़ेलेंस्की रूसी शहरों पर ड्रोन हमले कर रहे हैं। इन हमलों की असल वजह अब सामने आई है। दरअसल पुतिन ने यूक्रेन के रण में एक बार फिर वैगनर लड़ाकों को उतार दिया है।
पुतिन ने इन्हें प्रोकोवस्क फतेह के लिए भेजा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वैगनर लड़ाकों की टुकड़ी को कुर्स्क भी भेजा गया है। अब जेलेंस्की इन हमलों के जरिए वैगनर और पुलिस का ध्यान यहां से हटाना चाहते हैं, क्योंकि जेलेंस्की वैगनर लड़ाकों की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो ये जानते हैं कि वैगनर लड़ाके महज कुछ हफ्तों में जंग को पूरी तरह से पलट सकते हैं। ये ब्रिटेन से मिली सुरक्षा गारंटी का ट्रेलर है, जिसने जेलेंस्की को इतने आत्मविश्वास से भर दिया कि वो रूसी शहरों की आग बुझने नहीं दे रहे। बीती रात रूस के शहर एक बार फिर ड्रोन हमलों से दहल उठे। जेलेंस्की के ड्रोन ब्रिगेड ने रूसी ऑयल डिपो से लेकर हथियार डिपो तक को टारगेट किया। यूक्रेन का टारगेट वोरोनिश, कोर्स्क, बेल्गोरोद और ताम्बोव शहर था। वोरोनिश में रूस ने ऑयल डिपो को तबाह कर दिया, तो कोर्स्क में हथियार डिपो पर ड्रोन हमले किए। बेल्गोरोद में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और ताम्बोव में हथियार फैक्ट्री पर हमले किए गए। ये वोरोनिश के लिंस्की की तस्वीरें हैं, जहां यूक्रेन ने ड्रोन दागकर ऑयल डिपो को तबाह कर दिया। ऑयल डिपो में धमाके के बाद प्रचंड अग्नि जल उठी, जो हमले के 24 घंटे बाद भी जल रही है। ये दिन का वीडियो है। धमाके के कई घंटे बाद भी ऑयल डिपो में प्रचंड अग्नि की लपटें उठ रही हैं। साथ ही 100 फीट से ज्यादा ऊंचा काले धुएं का गुबार उठता देखा जा सकता है। यूक्रेन ने वोरोनिश में 3 ऑयल डिपो पर हमला किया। 2 ऑयल डिपो 10,000 क्यूबिक मीटर क्षमता के थे, जिनमें लाखों टन डीजल भरा था, तो एक ऑयल डिपो की क्षमता 5,000 क्यूबिक मीटर थी, जिसमें गैसोलीन मौजूद थी। हमले में 1,000 वर्ग मीटर के इलाके में आग लग गई। आसपास की सड़कों को बंद कर दिया गया है। बीते 24 घंटे से आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। वोरोनिश में ऑयल डिपो धू धू कर जल उठा, तो यूक्रेन ने ताम्बोव में मौजूद हथियार फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया। इस फैक्ट्री में गन पाउडर का उत्पादन होता था, जिसका इस्तेमाल छोटे हथियार और आर्टिलरी शेल बनाने में किया जाता था। इसके अलावा यहां कोलॉक्सिलीन भी तैयार की जाती थी। इसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में किया जाता था। सवाल है, यूक्रेन का प्रमुख लक्ष्य रूस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों हो गया है? दरअसल इस सारी कवायद के पीछे जेलेंस्की का लक्ष्य पुतिन का फोकस कुर्स्क और डोनेस्क से हटाना है, जो इस वक्त जंग के सेंटर पॉइंट बन गए हैं। रूस ने डोनेस्क और कुर्स्क दोनों जगहों पर वैगनर आर्मी को उतारा है, जिससे जेलेंस्की सेना खौफ में है। दरअसल वैगनर पुतिन की प्राइवेट आर्मी है। इन्हें बेहद खूंखार लड़ाके माना जाता है। इसके ज्यादातर लड़ाके रूसी जेलों में बंद कैदी हैं। वैगनर में सीरिया, लीबिया और अफ्रीकी देशों के लड़ाके भी शामिल हैं। बाखमुत का मजबूत किला भी रूस ने वैगनर के दम पर जीता था। कुर्स्क के मैप पर लाल रंग से नजर आ रहा ये वो हिस्सा है जिसे रूस वापस कैप्चर कर चुका है। नीले रंग वाले हिस्से में यूक्रेन सेना मौजूद है। सुमी और कुर्स्क बॉर्डर के पास झुरावका और प्रोखोदी गांव पर भी यूक्रेन का कब्जा है। बॉर्डर से लगते इसी इलाके से कुर्स्क में यूक्रेन सेना तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। अब पुतिन ने वैगनर लड़ाकों को इस रूट को काटने की जिम्मेदारी दी है। फिलहाल इन दोनों जगहों पर वैगनर और यूक्रेनी लड़ाकों के बीच जबरदस्त जंग जारी है। पुतिन ने वैगनर लड़ाकों को डोनेस्क की जंग में भेजा है। यहाँ वेलिका, नोवोसिल्का, कुराखोव, तोरेस्क और बाखमुत पर रूसी झंडा लहरा रहा है। लेकिन सबसे अहम प्रोकोवस्क का शहर है,
से रूसी सेना अब भी यहां पर दूर है और ऐसे में अब वैगनर लड़ाके E-50 इंटरनेशनल हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो प्रोकोवस्क को यूरोपीय देशों से जोड़ता है। वैगनर इस हाईवे पर कब्जे की तैयारी में है ताकि प्रोकोवस्क तक यूक्रेनी सप्लाई लाइन को काटा जा सके। अब इस मिशन को सफल बनाने की जिम्मेदारी पुतिन ने वैगनर को सौंपी है। लेकिन सवाल है कि पुतिन को वैगनर आर्मी पर इतना भरोसा क्यों है? दरअसल यूक्रेन में रूस के लिए अब तक सबसे मुश्किल जंग बाखमुत की रही है। सितंबर 2022 में रूसी सेना ने बाखमुत फतेह का अभियान शुरू किया था। रूसी सैनिक 5 महीने तक बाखमुत में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। इसके बाद पुतिन ने वैगनर लड़ाकों को जंग में उतारा। वैगनर ने महज 4 महीने में पूरे बाखमुत पर रूसी झंडा लहरा दिया। बाखमुत के अलावा मारियोपोल फतेह करने में भी वैगनर लड़ाकों का अहम किरदार माना जाता है। यही वजह है कि पुतिन ने अब पोक्रोवस्क और कुर्स्क की जिम्मेदारी वैगनर को सौंपी है, ताकि किसी भी हाल में यहां रूसी ध्वज लहराया जा सके। वैगनर के फुल एक्शन में आने से पहले यूक्रेन ने डोनेट्स्क में रूसी सैनिकों पर बड़े हमले शुरू कर दिए। ये सिविर्स्क का वीडियो है, जहां यूक्रेन ने रूस की मोटरसाइकिल ब्रिगेड पर हमला किया। यूक्रेन ने मोटरसाइकिल सवार सैनिकों पर ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन ने 5 अलग अलग दिशाओं में ऑपरेशन चलाया। जंगलों में मोटरसाइकिल सवार सैनिकों को टारगेट किया गया। हमले में रूस के 52 सैनिकों की मौत हो गई। वहीं 39 रूसी सेना की मोटरसाइकिल नष्ट कर दी गई। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के मर्लिन VR-2 ड्रोन को भी टारगेट किया। ये उसी का वीडियो है। दावा है कि यूक्रेन ने अपने FPV ड्रोन से रूसी ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन रूसी सैनिकों पर हमले कर रहा है, रूस के शहरों को दहला रहा है, तो रूस भी यूक्रेन को उसी के अंदाज में जवाब दे रहा है। बीती रात रूस ने यूक्रेन पर 43 मिसाइल और 74 ड्रोन हमले किए। ये हमले यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर किए गए। रूस ने 3 बिजली संयंत्र तबाह कर दिए। करीब 301 घरों की बिजली ठप हो गई। ट्रंप की शपथ का दिन करीब है। ऐसे में यूक्रेन की जंग टॉप गियर में है। वैगनर की एंट्री ने कुर्स्क और पोक्रोवस्क के मैदान को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। आने वाले घंटे यूक्रेन के लिए बेहद विध्वंसक माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुर्स्क के बाद अब क्रीमिया पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। नाटो ने क्रीमिया में कुर्स्क से भी बड़ी तबाही मचाने का प्लान बनाया है और नाटो पुतिन और उनकी सेना के खिलाफ रूस के अंदर ही एक साथ 2 बड़े मोर्चे खोलने जा रहा है। यानी कि कुर्स्क के बाद क्रीमिया में स्टॉर्म शैडो ATACMS मिसाइलों से जलजला लाने का खतरनाक रणनीति बनाई गई है। नाटो की इस योजना को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ज़ेलेंस्की की सेना पर है। सवाल यही है कि यूक्रेन कुर्स्क के बाद क्रीमिया पर भी बड़ा हमला क्यों करना चाहता है? अगर रूस के गर्व क्रीमिया पर आक्रमण हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा? कुर्स्क के बाद अब क्रीमिया पर विनाश का बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेनी सेना ने नेटो के हथियारों से क्रीमिया में तबाही मचाने की तैयारी कर ली है। ज़ेलेंस्की सेना का क्रीमिया ऑपरेशन किसी भी वक्त लॉन्च हो सकता है। क्रीमिया में खतरनाक हमले का प्लान यूक्रेन में मौजूद नेटो के कमांडर्स ने बनाया है। रूस का गर्व कहे जाने वाले क्रीमिया पर विध्वंसक हमले का प्लान तब बनाया गया जब यूक्रेन ने रूस के अंदर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। 16 जनवरी 2025। इसी तारीख को रूस के 8 प्रांतों में यूक्रेनी फोर्स ने ट्रिपल टैप अटैक किया।
हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन के इस हमले को रूस के एयर डिफेंस नाकाम नहीं कर पाए। सोलह जनवरी को यूक्रेन ने सबसे पहले दर्जनों ड्रोन फायर कर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को उलझाया। इसके बाद 12 स्टॉर्म शैडो और अटैक एमएस मिसाइलें फायर कर रूसी एयर डिफेंस और रडार को भटका दिया। फिर ड्रोन हमला कर रूस के 8 प्रांतों में अपने टारगेट को ध्वस्त कर दिया। रूस में यूक्रेन को मिली इसी सफलता से ज़ेलेंस्की और नेटो के हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि यूक्रेन में मौजूद नेटो के कमांडर ने अब क्रीमिया में विनाश का बड़ा दरवाजा खोलने का प्लान बनाया है। क्रीमिया को ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो और अमेरिकी अटैक एमएस मिसाइल से दहलाने का प्लान बनाया गया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक क्रीमिया में हमले के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने गुप्त तरीके से यूक्रेन में मिसाइलों की बड़ी खेप पहुंचा दी। क्रीमिया में इन्हीं मिसाइलों से 20 जनवरी से पहले ही जबरदस्त हमले की तैयारी है। नेटो से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नेटो कमांडर्स ने क्रीमिया में 4 बड़े टारगेट लॉक किए हैं। ये है क्रीमिया नेवल बेस, सेवास्तोपोल में मौजूद रूस की ब्लैक सी फ्लीट का मुख्यालय, क्रीमिया में रूसी एयरबेस और क्रीमिया का कर्च ब्रिज। इन्हीं टारगेट को तबाह करने की नेटो और यूक्रेन ने संयुक्त योजना बनाई है। नेटो ने यूक्रेन को हमले के लिए न सिर्फ स्टॉर्म शैडो और अटैक एमएस मिसाइलें दे दी हैं, बल्कि कई और नए हथियार भेज दिए हैं। नेटो और यूक्रेन के इस खतरनाक प्लान की जानकारी क्रेमलिन को हुई तो क्रीमिया को बचाने के लिए रूसी सेना हाई अलर्ट मोड में आ गई। एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रूस ने क्रीमिया में 5 लेयर सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है। पहली लेयर में S-500 की तैनाती की गई है, दूसरी लेयर में S-400, तीसरी लेयर में S-300, चौथी लेयर में पंजशीर, जबकि 5वीं और अंतिम लेयर में बुक एयर डिफेंस को मोर्चे पर लगाया गया है। रूस ने क्रीमिया की सुरक्षा के लिए जबरदस्त तैयारी कर ली है, लेकिन नेटो और यूक्रेन भी रूस की सुरक्षा चक्र की काट निकालने में जुटे हुए हैं। नेटो ने रूसी नौसेना के गढ़ काला सागर में खतरनाक षड्यंत्र रचा। नेटो की नेवी ने ब्लैक सी में बारूदी माइंस बिछा दी हैं। हाल ही में नेटो की नेवी ने ब्लैक सी के पास बुल्गारिया कोस्ट पर युद्धाभ्यास किया था। इस दौरान अमेरिका का जासूसी जहाज ब्लैक सी में देखा गया था। आशंका है कि इसी जहाज के जरिए अमेरिका ने काला सागर में बारूदी माइंस बिछाई हैं। रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर हमले के लिए नेटो ने कई वाटर बोट, सी गैजेट्स और सी ड्रोन भी यूक्रेन भेज दिए हैं। 20 जनवरी से पहले ही क्रीमिया के साथ साथ ब्लैक सी फ्लीट पर अब तक के सबसे बड़े हमले का प्लान है। अब सवाल यही है कि नेटो और यूक्रेन क्रीमिया पर बड़ा हमला क्यों करना चाहते हैं? ज़ेलेंस्की सेना क्रीमिया पर कब्जा क्यों करना चाहती है? इन सवालों का जवाब कुछ यूं है। क्रीमिया में रूस की ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर ब्लैक सी फ्लीट ही यूक्रेन पर कैलिबर क्रूज मिसाइलों से हमले करती है। क्रीमिया में रूस का एयरबेस है, यूक्रेन पर रूस क्रीमिया एयरबेस से ही हमले करता है। दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सेना को क्रीमिया से ही हथियार और रसद की सप्लाई होती है। अगर रूस की ब्लैक सी फ्लीट कमजोर हुई, अगर क्रीमिया पर यूक्रेन का कब्जा हुआ, तो युद्ध में ज़ेलेंस्की सेना को बहुत बड़ी और निर्णायक बढ़त मिल जाएगी। क्रीमिया पर कब्जे के बाद यूक्रेन रूस की ब्लैक सी फ्लीट को तबाह कर सकेगी।
यूक्रेन पर काला सागर से मिसाइल हमले रुक जाएंगे। रूसी एयरबेस पर यूक्रेन का कब्जा हो जाएगा। क्रीमिया ब्रिज ध्वस्त होने से रूस का संपर्क कट जाएगा। क्रीमिया पर हमला हुआ तो रूस की ब्लैक सी फ्लीट जबरदस्त पलटवार करेगी। यही वजह है कि रूस की ब्लैक सी फ्लीट को जवाबी कार्रवाई से रोकने के लिए अमेरिकी नेवी ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका ने अपने घातक मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस जम्बॉल्ट और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को लाल सागर से हटाकर रूस के पास तैनात कर दिया है। नेटो और यूक्रेन की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। क्रीमिया पर किसी भी वक्त वज्रपात शुरू हो सकता है। हालांकि क्रीमिया पर हमले का परिणाम बहुत भयावह होगा। क्रीमिया की वजह से रूस और नेटो में महायुद्ध छिड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।